नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालकों में आने वाले सृजनात्मक बालकों के विषय में अध्ययन करेंगे। सृजनात्मक बालक को समझने से पूर्व हम सृजनात्मकता की अवधारणा को सर्वप्रथम स्पष्ट करेंगे। सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचारों का प्रादुर्भाव होता है। इन उत्पन्न विचारों को जब हम अपने व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल में लेते हैं तो उसके पक्ष एवं विपक्ष, उसके लाभ, उसकी हानियां आदि हमारे सामने आती है। इस स्थिति में विचारों में अगर सार्थकता नजर आती है तो यही नवीनता और सार्थकता सृजनात्मकता कहलाती है। यह सृजनात्मक की एक सामान्य अवधारणा है। अब हम सृजनात्मकता को उसके मूल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से सृजनात्मकता इंग्लिश के शब्द क्रिएटिविटी से बना हुआ है और क्रिएटिविटी शब्द की उत्पत्ति या क्रिएटिव की शब्द की उत्पत्ति केरे नामक इंग्लिश शब्द से हुई है। केरे का अर्थ है अस्तित्व में आना या प्रभाव में आना, यानी कोई वस्तु या कोई विचार जब सामने आता है, प्रभाव के रूप में आता है या सामने अस्तित्व के रूप में दिखाई देता है, जो नवीनता लिए हुए होता है या सर्वप्रथम होता है, वही क्रिएटिव या क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। इसके अर्थ को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि नवीन वस्तु की रचना करने की योग्यता एवं नवीन वस्तु का निर्माण, खोज या समस्या का समाधान करने का कोई नवीन तरीका ही क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है या सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। इस रूप में अगर हम देखें तो सृजनात्मकता मौलिकता एवं उपयोगिता का समन्वय होता है, यानी कि ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई सोच जो अपने आप में नवीनता या मौलिकता लिए हुए होती है, लेकिन उसकी वह नवीनता और मौलिकता अगर उपयोगी होती है या उपयोगिता में आती है या व्यक्ति विशेष उसे उपयोग में लेते हैं, तो इन दोनों के समन्वय से जो चीज उभर के आती है या जो अवधारणा उभर कर आती है वही सृजनात्मकता कहलाती है। अब हम सृजनात्मकता को भिन्न भिन्न परिभाषाओं के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। स्टेन के अनुसार सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो और किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी और संतोषजनक रूप से स्वीकार किया जाए। यहाँ पर भी उन्होंने उसी शाब्दिक रूप पे जोर दिया है और कहा है कि सृजनात्मकता के जो परिणाम निकल के आते हैं वो अगर नवीन है तभी वह सृजनात्मकता कहलाती है, और साथ में उसका उपयोग हो और उसे व्यक्ति विशेष ने या समाज विशेष ने स्वीकार किया है तभी वह सृजनात्मकता कहलाती है। इसके अतिरिक्त क्रो एवं क्रो ने सृजनात्मकता की परिभाषा देते हुए लिखा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी यह एक मानसिक क्रिया है जो किसी भी प्रकार के नवीन या मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करती है, और ये मौलिक एवं नवीन है, इसीलिए वह सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता को परिभाषित करते हुए कहा है कि सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है, सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत विचार प्रक्रिया में प्रवाहमयता, लचीलापन एवं मौलिकता का गुण विद्यमान होता है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक परिभाषा में नवीनता और मौलिकता की बात कही गई है, और वही चीज गिलफोर्ड ने भी दोहराई है कि इसके अंतर्गत अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन को हम आगे अभी डिस्क्राइब करेंगे। अपसारी चिंतन इस प्रकार का चिंतन जिसके अंदर प्रवाहमयता यानी फ्लुएंसी होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मौलिकता होती है, ये गुण विद्यमान होते हैं, वही सृजनात्मक चिंतन या सृजनात्मकता कहलाते हैं। अब हम परिभाषाओं के उपरांत इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं कि सृजनात्मकता जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की होती है, यानी ज्यादातर हम देखें तो जन्मजात यह गुण होता है जो सृजनशील व्यक्ति के अंतर्गत पाया जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति इसे अपनी रुचि एवं योग्यता या कहें अभिप्रेरणा के माध्यम से अर्जित भी कर सकते हैं।
लेकिन इस तरह से यह जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की क्रिया कहलाती है। इसके अतिरिक्त सृजनात्मक चिंतन या सृजनशीलता अपसारी चिंतन पर आधारित होता है, यानी सृजनात्मकता अपसारी चिंतन के माध्यम से ही परिलक्षित होती है। अब हम यहाँ देखें कि अपसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें किसी समस्या या किसी बिंदु पर बहुत सारे विकल्प निर्धारित किए जाते हैं और ये सभी विकल्प नवीनता एवं मौलिकता लिए हुए होते हैं। इसको हम दोबारा समझने का प्रयास करेंगे कि एक व्यक्ति एक समस्या के लिए जब बहुत सारे विकल्पों का चयन करता है या उनको सोचता है या उन पर अपने सुझाव बहुत विकल्पों के द्वारा देता है, तो वो विकल्प अलग अलग प्रकार के जो उसके विकल्प होते हैं वो अपसारी चिंतन के द्वारा प्रदत्त होते हैं और साथ ही यह सभी विकल्प कुछ नवीनता एवं मौलिकता लिए हुए होते हैं। वह अगर नवीनता और मौलिकता लिए हुए विकल्प होते हैं तो वो सृजनात्मक चिंतन या सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कहा जाता है, या हम एग्जाम में भी ये इस तरह के प्रश्न देखते हैं कि सृजनात्मकता किस प्रकार के चिंतन पर आधारित होती है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये पूर्ण रूप से अपसारी चिंतन पर आधारित होती है। अब हम देखते हैं, जब हमने सृजनात्मकता को समझ लिया है, इस संप्रत्यय को समझ लिया है, तो हम देखते हैं कि सृजनात्मक बालक कौन होते हैं। तो ऐसे बालक जो स्वयं की प्रेरणा से तथा नए विचारों के साथ किसी नई या मौलिक वस्तु का सृजन करते हैं, वे बालक सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। सृजनात्मकता की परिभाषा के साथ ही सेम उसी तरह से सृजनात्मक बालक की को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जो अपनी प्रेरणा, यानी जिसमें मौलिकता एवं नवीनता होती है, जो अपनी स्वयं की सूझ या प्रेरणा से नए विचारों के साथ किसी नई या मौलिक वस्तु का सृजन करते हैं, तो वे बालक सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। अब हम इन बालकों की विशेषताएं देखते हैं कि हम इन बालकों को किस रूप में पहचान सकते हैं या जान सकते हैं। तो ये हम इनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर देखते हैं। इस प्रकार के बालक प्रखर बुद्धि के होते हैं, यानी हम ये नहीं कहेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की तरह ये पूर्ण रूप से प्रतिभाशाली होंगे, बुद्धिमान होंगे या 130 से ऊपर के आईक्यू लेवल के होंगे, परंतु फिर भी हम ये भी नहीं कह सकते ये पूर्णतः औसत या डल विद्यार्थी होते हैं या इनकी बुद्धि लब्धि काफी निम्न होती है। बल्कि कोई भी सृजनशील बालक होगा तो उसकी बुद्धि प्रखर होगी, वह किसी भी संप्रत्यय को अन्य बालकों की अपेक्षा बड़ी तीव्रता से सीख सकता है। इस प्रकार के बालकों में वैचारिक स्वतंत्रता होती है, यानी इस प्रकार के बच्चे अपने स्वयं के निर्णयों को लेने में ज्यादा सक्षम भी होते हैं और लेना पसंद भी करते हैं। यानी विचारों की स्वतंत्रता इस प्रकार के बच्चों में देखी जाती है, यानी ये थोपे हुए विचारों पर अपने जीवन को पे निर्भर नहीं रहते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है कि इनके कार्यों में स्वतंत्रता। जो बात हमने विचारों की स्वतंत्रता की कही थी, वही चीज यहाँ परिलक्षित होती है कि ये नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य करना पसंद नहीं करते, बल्कि अपने कार्य को अपनी इच्छा अनुरूप स्वतंत्रता से करना पसंद करते हैं। इस प्रकार के बालकों में आत्म प्रकाशन की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी ये अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति अपनी सोच के अनुसार कर पाते हैं, ना कि किसी से कहे शब्दों के अनुसार या उनके अनुरूप चलकर करते हैं। यानी इनका आत्म प्रकाशन, अपनी अभिव्यक्ति सब स्वतंत्र होती है। इस प्रकार के बालक सैद्धांतिक आदर्शवादिता पर ज्यादा निर्भर होते हैं, यानी ये अपने द्वारा लिए गए, अपने सूझ के द्वारा लिए गए निर्णयों पर चलना पसंद करते हैं और इसी प्रकार की आदर्शवादिता पे निर्भर होती हैं। ये यथार्थ की दुनिया में जीना ज्यादा पसंद करते हैं इस प्रकार के बालक। इसके अतिरिक्त वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने की योग्यता। इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो किसी भी कठिनाई समस्या को अंतिम स्तर तक खोजने या सुलझाने का प्रयास करते हैं, यानी वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने की योग्यता इस प्रकार के बालकों में पाई जाती है। इस प्रकार के बालक कल्पनाशील होते हैं। सृजनशीलता के साथ नवीनता एवं मौलिकता जहां जुड़ती है, वहां कल्पनाशीलता का समावेश भी होता है, क्योंकि कल्पनाशीलता के माध्यम से ही ये भविष्य में आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान पहले से ही लगा पाते हैं और ये तभी संभव है जब कल्पनाशीलता का आविर्भाव उनमें होता है। इसके अतिरिक्त जटिल विषय को प्राथमिकता ये लोग देते हैं, यानी इस तरह के विषयों पर कार्य करना इनको ज्यादा
पसंद होता है या रुचिपूर्ण होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जहां हम सृजनात्मक बालकों के उदाहरणों की बात करते हैं तो वहां अधिकतर चिकित्सक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार, मूर्तिकार जैसे व्यक्तियों का नाम सर्वप्रथम आता है, क्योंकि ये अपने इन व्यवसायों में कुछ नवीनता खोजने का प्रयास करते हैं और जो नवीन चीजें पहले नहीं आ चुकी थी उन पर भी कार्य करना इन्हें पसंद होता है। इसके अतिरिक्त एक ही समय पर बहुत से विचारों या विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना इनकी आदत होती है, क्योंकि हमने बात पहले भी की है कि इस तरह के बालकों में अपसारी चिंतन का भाव होता है, जिसमें एक ही विषय वस्तु पर या विचार पर या समस्या पर भिन्न भिन्न विकल्पों का चयन या उनके विषय में सोचना जरूरी होता है या एक विशेषता होती है। तो उसी प्रकार की विचारधारा इस प्रकार के बालकों में होती है। और अंत में हम इनकी विशेषता देखते हैं कि इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो प्रचलित समाधानों को अस्वीकार करने वाले होते हैं, यानी चली चलाई जो परिपाटी है उस पर चलना इस तरह के बालकों को पसंद नहीं होता है। ये उन समाधानों को, उन हलों को या समस्याओं के उन समाधानों को स्वीकार नहीं करते हैं जो दूसरों के लिए बनाए गए हैं, बल्कि अपने स्तर पर, अपनी योग्यता के, अपनी क्षमता के आधार पर ये समस्याओं का समाधान करते हैं और विकल्पों की खोज करते हैं। तो ये सब विशेषताएं इस प्रकार के यानी सृजनशील बालकों में देखने को प्रायकर मिलती हैं। अब हम इनकी विशेषताओं के बाद इन बालकों की पहचान एक शिक्षक किस प्रकार कर सकता है या समाज में अभिभावक के रूप में हम इनकी पहचान किस प्रकार से करें, यह हम जानेंगे। इसकी पहचान हम 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है अवलोकन विधि के आधार पर, यानी विद्यालय परिसर या समाज में हम समय समय पर इनके क्रियाकलापों का अवलोकन करके भी इस प्रकार के बालकों को पहचान सकते हैं। यानी जिन बालकों के क्रियाकलापों में नवीनता है, मौलिकता है, लचीलापन है तो उन बालकों को हम सृजनशील बालक के रूप में पहचान सकते हैं। दूसरा है सृजनात्मकता का परीक्षण क्षेत्र, यानी सृजनशील जो बच्चे होंगे उनके अंतर्गत मौलिकता, प्रवाहमयता, लचीलापन और विस्तारिता अवश्य पाई जाएगी। तो हम इन चारों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इन बालकों का सृजनात्मक परीक्षण कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका या विधि है इन बालकों को पहचानने की, वो है परीक्षण की जो भिन्न भिन्न तकनीकी विकसित की गई है उनके माध्यम से भी हम इन बालकों को पहचान सकते हैं। इनके अंतर्गत निर्धारण मापनी, चेकलिस्ट, अभिवृत्ति मापनी, इनके व्यक्तित्व पर आधारित मापनी, इनका साक्षात्कार करने के लिए बनाई गई मापनी एवं इनसे संबंधित रुचि तालिकाओं का प्रयोग करके हम इनकी पहचान या इनका परीक्षण करके इनकी पहचान कर सकते हैं। और इसके साथ ही बालकों यानी विद्यालय के बालकों के द्वारा दी गई अचीवमेंट्स या निष्पत्तियां हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हैं, जैसे कला, शैक्षणिक क्षेत्र, उनके यांत्रिक क्षेत्र में जो उनके द्वारा किए गए प्राप्त की गई उपलब्धियां एवं निष्पत्तियां हैं, उनकी जांच करके भी हम इस तरह के बालकों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो एक शिक्षक को इन सभी तरीकों का पता होना चाहिए जिससे कि वो अपने विद्यालय के सृजनात्मक बालकों को पहचान सके और उनके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था कर सके। अंत में हम देखते हैं कि सृजनात्मक बालकों के लिए उनकी पहचान करने के उपरांत किस प्रकार की शिक्षा का नियोजन शिक्षक एवं अभिभावकों को करना चाहिए। सर्वप्रथम सृजनात्मक प्रवृत्ति वाले अध्यापकों की नियुक्ति विद्यालयों में होनी चाहिए जिससे कि वो इस प्रकार के बालकों को समुचित स्तर तक संतुष्ट कर सकें। इसके अतिरिक्त सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार के बालकों को विद्यालय में उचित अवसर प्रदान करवाए जाने चाहिए, यानी उनको स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण देना चाहिए। जिस तरह की रुचियों में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए या उनका मार्गदर्शन करने के उचित अवसर विद्यालय में प्रदान किए जाने चाहिए, अन्यथा उनकी ये प्रवृत्ति संकोचवश दब सकती है।
सृजनात्मक बालकों में की जो कल्पना शक्ति है उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। ये नहीं है कि उन पर मजाक बनाकर उन्हें उनकी इस योग्यता को दबाया जाए। इसके अतिरिक्त मौलिकता एवं लचीलेपन को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि हमने बात की है सृजनात्मकता के ये प्रमुख तत्व है मौलिकता एवं लचीलेपन। यानी कोई कार्य अगर मौलिकता लिए हुए होगा या उस कार्य का परिणाम मौलिकता लिए हुए होगा तभी वह सृजनात्मक कार्य कहलाएगा। अतः अगर किसी बालक में कार्य को करने में किसी अन्य बालक से अधिक मौलिकता या अलग अंतर होगा तो उसे हमें पुनर्बलन सटीक देना चाहिए, जिससे कि उसे प्रोत्साहन मिल सके। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम का उचित आयोजन, इस प्रकार के बालकों के लिए पाठ्यक्रम का अलग से एवं उचित आयोजन करवाया जाना चाहिए। समय समय पर विद्यालय में प्रदर्शनियों के माध्यम से, मेलों के माध्यम से एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से और विज्ञान से संबंधित प्रदर्शनियों, प्रयोगशालाओं में कार्य करने के आधार पर हम इनके इस सृजनात्मकता का विकास करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करना, इनके द्वारा किए गए कार्यों को समय समय पर प्रोत्साहित करके हम इनमें आत्मविश्वास की वृद्धि करवा सकते हैं, जिससे कि इनकी सृजनशीलता और अधिक परिष्कृत हो सके। इस प्रकार के बालकों के कार्यों को समय समय पर पुरस्कृत करना और उन्हें प्रोत्साहन देकर हम इन्हें बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही सामाजिक सृजनात्मक शोध, जो हमारे समाज के सृजनात्मक व्यक्तित्व हैं, उनको विद्यालय में बुलाकर उनके द्वारा संभाषण का कार्यक्रम रखवाकर हम इन बालकों का मार्गदर्शन कर सकते हैं या इन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। और अंत में शिक्षण में बहुचिंतन को प्राथमिकता देना। बहुचिंतन से यहाँ तात्पर्य अपसारी चिंतन से है कि शिक्षण में भिन्न भिन्न तरीकों से, अलग अलग विकल्पों के माध्यम से शिक्षण की क्रियाओं को चलाना, शिक्षण की विधि एवं प्रविधियों का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु को पढ़ाने से भी हम इस प्रकार के सृजनात्मक बालकों का विकास कर सकते हैं और शिक्षा में इन्हें सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सृजनात्मक बालक जो समाज में बहुत कम संख्या में होते हैं और वो एक राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, उनको हम अपनी शिक्षा के माध्यम से लाभान्वित कर सकते हैं और अधिक विकसित बना सकते हैं। धन्यवाद।